नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नज़र आज की ताज़ा खबर पर। कानपुर नगर चैप्टर ऑफ कास्ट अकाउंटेंट के तत्वाधान में इंडिया विजन 2047 विषय पर पद्म टावर यूपी स्टॉक एक्सचेंज में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि माननीय सांसद सत्यदेव पचौरी जी रहे। माननीय सांसद महोदय ने इस अवसर पर इंडिया विजन 2047 आशुतोष मिश्रा की लिखी पुस्तक का विमोचन किया। आपको बताते चले, हर क्षेत्र में कार्य करती चली आ रही, हर एक विभाग में अपने कार्य से नई दिशा दिखाते हुए हर समाज, हर वर्ग, नारी शक्तिकरण कार्य कर छोटी उम्र की आईएएस अफसर बनकर सम्मान पाने वाली माननीय सौम्या पांडे अतिरिक्त श्रमायुक्त कानपुर विशिष्ट अतिथि के रूप उपस्थित हो 5S फॉर्मूला बता देश की उन्नति की दिशा दिखाई। कानपुर के डीसीपी राम सेवक गौतम जी भी आयोजन में उपस्थित हो अपने विचार प्रकट किए। चैप्टर ऑफ कास्ट अकाउंटेंट के छात्रों को आए हुए मुख्य अतिथियों ने पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र वितरित किए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। जो इंस्टीट्यूट है वो इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट है, तो हम लोग भी चाहते हैं और हम लोग कोशिश भी करते हैं हमेशा कि जो गवर्नमेंट का जितना भी मिशन रहता है हम उनकी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करते हैं। और लार्ज स्केल पे हम प्रोफेशनल जो हैं वो ये कहेंगे कि जो उद्यमों को सहायता देते हैं उस हिसाब से कि वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे पाएँ। क्योंकि आप खुद देखेंगे कि जिस तरीके से मोदी जी, मैं या कहूँ कि अपनी हमारी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल की गवर्नमेंट या स्टेट की गवर्नमेंट, जिस हिसाब से जिस लार्ज स्केल पे हम लोगों को इकोनॉमी को आगे लेके जा रही है और विश्व में अपनी एक नई पहचान बना रही है। हर क्षेत्र में आप मान लीजिए, वो भले ही आप ये देख लीजिए कि इंटरनेशनल फोरम पे हमारी इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हों या हमारी अर्थव्यवस्था हो या फिर हमारे कहना चाहिए कि व्यवहार हो या जो हमारे रीति रिवाज हों या हमारे जो कस्टम्स हों, जितनी भी हमारी चीज़ें हैं जो हमारी धरोहर हैं, उनको जिस हिसाब से आगे लेके जा रही हैं, तो हम लोगों का भी एक कर्तव्य बनता है। हम लोगों ने ये फील किया कि हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी गवर्नमेंट में कंधे से कंधा मिला करके चलें, क्योंकि हम लोगों का ये योगदान है कि हम लोग समाज में जिस हिसाब से अपना थीम देंगे तो पब्लिक उसको फॉलो करती है। क्योंकि हम लोगों का इंस्टीट्यूट जो है 5 लाख हमारे पास स्टूडेंट हैं, 1 लाख के करीब हमारे पास मेंबर हैं, तो एक लार्ज फैटर्निटी है हम लोगों की और प्रोफेशनल्स हैं। हम लोगों का एक इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट है, तो कहना चाहिए कि गवर्नमेंट की बॉडी हैं, तो हम लोग अपना दायित्व समझ करके इसको जब कोई भी चीज़ गवर्नमेंट की आती है तो हम लोग उसको प्रसारित करते हैं समाज में। और जैसा कि 2047 आपको पता ही है, विकसित भारत जो कि मोदी जी का सपना है, तो उसमें जितने भी आयाम आएंगे इस विकसित भारत को बनाने में, हम लोगों ने उस पर डिटेल डिस्कशन किया है। और अलग अलग आयामों के लिए हम अलग अलग एक्सपर्ट बुलाते हैं, उसमें मीडिया को भी बुलाते हैं, उसमें जुडिशरी भी बुलाते हैं, उसमें इंडस्ट्रिस्ट को भी बुलाते हैं, पॉलिटिशियंस को भी बुलाते हैं और पॉलिसी मेकर्स को भी बुलाते हैं। तो इन सब लोगों का एक समागम जब हमारा बनता है तो हम लोग जो हमारा विचार निकल करके आता है या जो हम समाज में जो चीज़ कन्वे करना चाहते हैं तो हम उसको कन्वे कर पाते हैं। और अभी तक भी हमने देखा है कि जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करी हैं उनका बहुत अच्छा असर सरकारों को अपने कहना चाहिए कि मिशंस को इम्प्लीमेंट करवाने में हम लोगों ने सहयोग दिया है हमेशा और आगे भी देते रहेंगे। थैंक यू। परिकल्पना है कि विजन डॉक्यूमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा या आप लोग पढ़िएगा जाके। नीति आयोग जो हमारे इंडिया की थिंक टैंक पॉलिसी थिंक टैंक है, उसने एक विजन डॉक्यूमेंट निकाला है, इंडिया 2047, एक ब्लूप्रिंट निकाला है कि आगे आने वाला 25 साल भारत का कैसा होना चाहिए। और उस ब्लूप्रिंट में उन्होंने सबसे ओपिनियंस मांगे हैं। आप लोग भी अपना ओपिनियन जाके दे सकते हैं कि आपके लिए एज सीएस, एज सीएस आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है इंडिया 2047 में। एज स्टूडेंट्स आप लोग का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो ये पूरा एक ब्लूप्रिंट नीति आयोग ने तैयार किया है और बहुत जल्दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इसको लॉन्च करेंगे। नीति आयोग ने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया है जब वो विकसित भारत 2047 की बात करता है। नंबर 1, डेवलप्ड इकोनॉमी। नीति आयोग कहता है कि आज से 25 साल बाद हमारी इंडिया $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। और $30 ट्रिलियन इकोनॉमी सिर्फ जीडीपी की टर्म्स में ना बने, पर कैपिटा इनकम भी 18,000 से 20,000 $20 हो। एक चीज होती है, आप सब तो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जानते हैं कि एक होता है ग्रोथ, एक होता है डेवलपमेंट। तो
मैडम थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। जी मेरा नाम सौम्या पांडे है। मैं 2017 बैच की आईएएस ऑफिसर हूँ और इस समय एडिशनल लेबर कमिश्नर उत्तर प्रदेश के पद पर कार्यरत हूँ कानपुर मुख्यालय में। मैडम आने वाला समय जो है बेटियों का, जैसे मोदी जी ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी पढ़ तो रही है, आने वाला समय उनका भविष्य कैसे देख रही है? जी, जैसा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी मिशन शक्ति पिछले 3-4 सालों से चला रहे हैं, जिसमें नारी शक्ति, नारी स्वावलंबन और नारी सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा जब पढ़ाई का मौका मिल रहा है तो अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। गाँव में भी आप देखिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो गवर्नमेंट का चल रहा है, उसमें गाँव की महिलाओं को भी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनको मार्केटिंग से, उनको एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा जा रहा है। तो आगे आने वाले समय में बच्चियों को शिक्षा का जब इक्वल अवसर मिलेगा तो वो हर फील्ड में अपना नाम ऊँचा करेंगी और देश का नाम ऊँचा करेंगी। मैम जो अभी नए उद्योग सूक्ष्म उद्योग चला रहे हैं उनके लिए क्या आपका संदेश है और कैसे सुरक्षा उनको? जी, जो एमएसएमई सेक्टर है वो आने वाले टाइम में सबसे अपकमिंग सेक्टर है, क्योंकि एग्रीकल्चर के बाद जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में मिलता है वो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज से मिलता है, सूक्ष्म और लघु उद्योगों से। और सरकार द्वारा भी निवेश मित्र और तमाम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से एमएसएमई के लिए चीज़ें बहुत लिबरलाइज और ईजी की जा रही हैं, जिससे उनको आसानी से लाइसेंस मिल पाए, उनको हैरेसमेंट ना हो, उनको करप्शन ना फेस करना पड़े और आसानी से वो अपना उद्योग शुरू कर पाएँ। तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनको अच्छे से बढ़ावा देने के लिए सरकार भी मेक इन इंडिया पॉलिसी और न्यू जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसी आई है उसमें लगातार उनको बढ़ावा दे रही है। ज़रूरी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आइडियाज़ के साथ एमएसएमईज़ को शुरू करें और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जन आंदोलन से इस मूवमेंट को आगे लिया जा सकता है। मैम एक छोटा सा जो आपने 5S दिया है जी। वो एक बार मैं आपसे और जी, चूँकि आज का टॉपिक विकसित भारत इंडिया 2047 में 25 साल बाद हम कैसा देखना चाहते हैं आज़ादी के 100 साल पे, उस पे मेरा मानना है कि 5S फॉर्मूले पे हमें काम करना चाहिए। सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, स्वदेशी और स्वच्छता, इन पाँचों पे जब जन भागीदारी से काम होगा तो निश्चित रूप से भारत विकसित बनेगा। हाई स्कूल तक सुभाष में ही मैं पढ़ा सर के माध्यम से, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भी किया, डिप्लोमा किया, एलएमएल, हीरो होंडा, बजाज, बिरला, बहुत सारी कंपनियों में काम किया। 22 साल के एक्सपीरियंस मुझे शो करता था कि ना मेरे पास टाइम था ना मेरे पास पैसा था, दोनों चीजें नहीं थी। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो 2 फैक्ट्रियों के इंजीनियर थे। जब मेरी सिस्टर की शादी होने को हुआ तो मेरे फादर ने चाचा से कहा कि 5,000 रुपए दे दो, बेटी की शादी करना है। चाचा भी गवर्नमेंट जॉब में थे। बोले दोगे कब? अभी दिया नहीं है। बोले दोगे कब? मुझे बहुत बुरा लगा, मैं बड़ा हो चुका था, सिस्टर की खैर शादी हुई। मैंने डिसीजन लिया कि मैं सेल्फ डिपेंड कोई कार्य करूंगा, मैं अपना कोई कार्य करूंगा, जैसा मोदी जी का सपना है। अब उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। यहाँ तो काश की बात हो रही, पैसे की कोई बात ही नहीं कर रहा। कोई भी व्यापार स्टार्ट करने से पहले क्या चाहिए? पैसा, फिर टाइम, फिर एक्सपीरियंस। ना मेरे पास एक्सपीरियंस, ना मेरे पास पैसा, क्योंकि फादर तो गवर्नमेंट जॉब में जरूर थे, लेकिन सर आज के कार्यक्रम के बारे में कैसे लगा आपको, क्या संभावनाएं कैसी लग रही हैं आपको देख के कार्यक्रम के बारे में? सीएमए के सम्मानित पदाधिकारियों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है विजन 2047 के परिप्रेक्ष्य में, और इन्होंने जो इनकम टैक्स में, सोशल ऑडिट में और कॉस्ट में जो इनकी भूमिका है वो आमजन को भी जागरूक कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को भी जोड़ रहे हैं, और उसमें हमको भी आज आमंत्रित किए थे। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कदम है इनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है। मैं सभी पदाधिकारियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सर एक आपने जो बात कही थी बड़ी अच्छी लगी, छू गई दिल को, कि आप काशी से आए हैं जो कर्मभूमि और मोक्षदायिनी है, और कानपुर जो है उद्योग नगरी है। इस विषय में जिस तरीके से कई उद्योगों का भी देखा जा रहा है, छोटे उद्योगों का नीचे पतन हो रहा है या किस तरीके से वो नहीं कर पा रहा है, उस पर क्या आपकी राय है? किस तरीके से उसको आगे बढ़ावा मिल सकता है? जीवन के 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो निश्चित रूप से चारों की अपनी अपनी भूमिका है,
और जो कानपुर के जो उद्योग धंधे हैं निश्चित रूप से यदि पीछे जा रहे हैं तो उनको आगे लाने की आवश्यकता है और ऐसा जो है यहाँ का परिवेश निर्मित किया जाएगा जिससे कि बिना किसी डर बस के भयमुक्त वातावरण में वो अपने उद्योग धंधों को अच्छे तरीके से कर सकें और उद्योग धंधे पुनः आगे बढ़ें और जिससे हम गोल्डन भारत की तरफ और विकसित भारत की तरफ बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। स्वच्छंद थे और दुनिया को राह दिखा रहे थे, तो इसीलिए देश की आजादी तो मिल गई, कुछ हद तक हमें मानसिक आजादी को भी ग्रहण करना है, ये सोच के हम ग्रेट थे, ग्रेट हैं और ग्रेट रहेंगे। अब हम बात करते हैं 5वीं और 6वीं क्लास की। मैं हमेशा से अपना उद्बोधन ऐसे शुरू करता हूं कि 5वीं 6वीं क्लास में फॉर्मूला हम लोग को गणित में सिखाया जाता था कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब क्या है जनाब कि आज की दुनिया में कंपटीशन इतना प्रतिस्पर्धा इतनी सख्त हो गई है कि सेलिंग प्राइस के ऊपर इतना कंट्रोल रह नहीं गया है, तो आप सेलिंग प्राइस मन मर्जी तरीके से नहीं बढ़ा सकते हैं और अगर बढ़ाते भी है तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या दे रहे हैं। तो चलो एक बात के लिए मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसा मार्केट तय करेगी वैसा करेंगे। अब यदि हमें प्रॉफिट बढ़ाना है दो ही रास्ते हैं, तो या तो सेलिंग प्राइस बढ़ाएं या कॉस्ट प्राइस घटाएं, दोनों के बीच में समायोजन करें कि इवेंचुअली हमारा प्रॉफिट बढ़े। तो सेलिंग प्राइस पे हमारा कंट्रोल तो है नहीं, अब हमको क्या करना चाहिए, आप खुद मुझे बताइए अब हमें क्या करना चाहिए। कॉस्ट, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की उत्पत्ति तो 5वीं 6वीं के बुक्स में थी, उस मैथ्स में थी कि आने वाले समय में लागत पे ही सारी बात होनी है और जो लागत समझ गया वो कीमत समझ गया। तो हमें ये बात को बहुत अच्छे से समझनी है कि हमको लागत में जो हम एक्सपर्ट हैं, हमें अपने एक्सपर्टीज के, चूंकि यहां स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, विश्वास मानिए मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर सबसे आसान है प्राइस बताना तो सबसे मुश्किल है लागत निकालना। और यदि लागत निकालने में आपने महारत हासिल कर ली तो प्राइस भी आपके द्वारा बताई गई लागत में कुछ ऐड करके तय किया जाएगा।